न पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, जो दिख रहा है वो खून पसीने की चमक है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आजकल सबको ज़िंदगी में चमकदार चीज़ों की ख्वाहिश होती है। स्टारडम चाहिए, जी हाँ, सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट चाहिए, सब कुछ ऐशो आराम वाला चाहिए। लेकिन ये सब चमक ऊपरी दिखावा है, असली चमक किरदार की चमक होती है। टॉपर्स टॉक में हम बात करते हैं ऐसे ही चमकीले सितारों की, जो दिन में चमकते हैं, जो चमकते हैं तो पूरा खानदान रोशन हो जाता है, जो अपने माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। इस कड़ी में जब हम रूबरू करवाते हैं आपको ऐसे चमकीले सितारों से, तो आप जानते हैं कि आखिर ज़िंदगी में सक्सेस कैसे पाया जाए, सक्सेसफुल कैसे हो सकता है कोई। और ये सब मंत्रा, सब सीक्रेट कोई और नहीं बल्कि वो शेयर करते हैं आपके साथ जो खुद एक टॉपर रह चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृत विभाग की 2020-22 की यूनिवर्सिटी टॉपर वेदश्री। संस्कृत की बात हो रही है और वेदों की बात ना हो, वेदश्री नाम में ही वेद छिपा हुआ है। और ऐसे में वेदश्री हमारे साथ हैं, बेहद ही सादगी से पूर्ण, लेकिन हाँ, इनकी उपलब्धियां ऐसी हैं कि आज समाज को इन पर नाज है। सबसे पहले वेदश्री, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहले ये बताइएगा, टॉप किया आपने, टॉप करने के बाद कैसी फीलिंग्स होती है और परिवार में कैसा माहौल होता है? सबसे पहले तो जब मैं टॉप की तब मुझे खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था कि, और पता भी नहीं चला था कि मैं टॉप की। मेरे को मैसेज आया भैया का कि वेदश्री तुम्हारे बहुत बहुत बधाई तुमको। किस बात का भैया? जी। तो फिर भैया मेरे को स्क्रीनशॉट दिए कटिंग का, पेपर का, तो फिर पता चला अच्छा मैं टॉप कर गई हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुआ। फिर माँ पापा को पता चला, बहुत प्राउड कर रहे थे सब। तो मतलब पेपर कटिंग से आपको पता चला कि मतलब आप टॉप की हैं? हाँ, मैं खुद नहीं देखी थी कि क्या हुआ जी। लेकिन फिर भैया मेरे को भेजे तब मेरे को पता चला कि हाँ मैं टॉप की हूँ। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, ऐसा हुआ क्या कि मतलब रिजल्ट जानने के बाद उस दिन नींद नहीं आई हो, या ऐसा कुछ सब कुछ बदल गया हो, दुनिया बदल गई हो, ऐसा कुछ? हाँ, ये तो होता है जनरली, मेरे साथ भी वही चीज़ हुआ। वही चीज़ हुआ। हाँ, बहुत सारा प्लानिंग होने लगा कि अब मैं टॉप कर गई हूँ, अब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और सबको कैसे बताना। कॉल आने लगे होंगे रिश्तेदारों हाँ, के? बहुत सारे कॉल आने लगे, नानी घर से कि मेरी दादी घर से, भैया लोग का, सभी जन का। बड़ा अच्छा लग रहा था। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगी? बहुत बहुत। अच्छा वेदश्री, आपने पीजी में टॉप किया, इससे पहले की पढ़ाई कैसे कैसे हुई, मतलब बचपन से लेकर पीजी तक का सफ़र कैसा रहा? मैं तो स्टार्टिंग से बताऊँ, सच बताऊँ तो मैं स्टार्टिंग से उतनी बेटर तो थी नहीं पढ़ने में। क्लास 12 तक मैंने पीसीएम लेके पढ़ा है। 12 तक। तो लेकिन मेरा उसमें एक्सपीरियंस कुछ बहुत ही ज़्यादा, मतलब निराशाजनक ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा बहुत स्ट्रगल था पढ़ाई को लेकर के। क्लास 12 तक मैं जैसे से पास तो कर गई, उसमें मेरा ये अच्छा था कि मेरा संस्कृत में 90+ मार्क्स होते थे। हमेशा से, मतलब बचपन से, जब से मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मेरा कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। तो मेरे पापा फिर बोले कि जब ग्रेजुएशन का बात हुआ तो बोले कि तुम संस्कृत लेके ही पढ़ो, क्योंकि तुम संस्कृत में ही कुछ कर सकती हो। बाकी तुम अगर किसी के पीछे पीछे रही कि अपने फ्रेंड्स लोग मैथ्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, तो तुम पीछे रह जाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं भी उस चीज़ को सोची कि नहीं, पापा सही बोल रहे हैं, और मुझे जिसमें मेरा मतलब पकड़ है उसको लेके मैं चलूँगी तो शायद कुछ हो, नहीं तो फिर मैं तो सबके पीछे ही रह जाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो, और फिर मुझे मेरा बचपन से था सपना कि मैं हरिद्वार जाके पढूं। अच्छा। एक्चुअली मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे हमारे गुरुदेव जी हैं शांति कुंज हरिद्वार में, तो उन्हीं के एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया हुआ है हम सब बच्चों के लिए। तो मेरा सपना था बचपन से कि मैं उस विश्वविद्यालय में ज़रूर पढूं, तो उसी को लेकर के मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे मुझे संस्कृत में मुझे एंट्रेंस भी मिल गया, बहुत इजीली हो गया मेरा एडमिशन भी वहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं संस्कृत में पढ़ी,
मेरा 2-3 सेमेस्टर मेरा टॉप रहा वहाँ पे। Okay. 2-3 सेमेस्टर, लेकिन बाकी नहीं रह पाया, सेकंड थर्ड में रही। जी जी जी। तो ओवरऑल मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था, आने जाने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं फिर धनबाद में ही पीजी करने का सोच रही। हाँ, पीजी के लिए सोच, लेकिन यहाँ पर फिर पता चला कि यहाँ पर टॉप कर गई। तो कहीं ना कहीं वो मेरा सपना था कि अगर मैं कहीं मतलब कुछ तो करूँ, मैं माँ पापा को प्राउड तो करवाऊँ। बचपन से लेकर आज तो मतलब स्ट्रगल ही रहा है, लेकिन पीजी में कम से कम सफलता मिल गया। जी जी जी। तो ग्रेजुएशन हरिद्वार से हुआ जी। पूरा चेंज वातावरण होगा, क्योंकि आप तो धनबाद में इससे पहले रही, तो कैसे वहाँ पे भी तो और दिक्कतें आई होंगी? नहीं, वहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ एक्चुअली। वो जो माहौल था, लग रहा था कि मेरे लिए ही है वो माहौल। अच्छा। मैं वहाँ पे बहुत जल्दी मतलब घुल मिल गई उस माहौल से, और बहुत ज़्यादा और क्या बताते हैं कि वो माहौल ऐसा था ना, एकदम प्योर स्पिरिचुअल, वो चीज़ मुझे पसंद है। और मैं उसमें ढलती गई और बड़ा कंफर्टेबल मैं उसमें एडजस्ट कर गई। मतलब वहाँ का सफ़र वहाँ से ज़्यादा मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगा। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आप भी जाओगे वहाँ पर ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा बेटर है वहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट, सब कुछ। वेदश्री आपका नाम है, नाम में भी वेद की चर्चा हुई है, क्या कहेंगी? कभी वेद पढ़ा है आपने, या जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, उन सब में वेदों को पढ़ना होता है क्या संस्कृत? जी, सिलेबस में है, वेद पढ़ना है। वेद पढ़ना है जी। तो वेदश्री को वेद पढ़कर कैसा लगा? ये तो क्या कह सकते हैं, मतलब वो संस्कृत में होता है, तो क्या आजकल के बच्चों को पढ़ना चाहिए? ये जो मेरा नाम रखा गया है वेदश्री, ये एक्चुअली मेरे पापा भी संस्कृत के ही मतलब मास्टर्स किए हुए हैं, और वो संस्कृत में टीचर भी है। जी जी। तो इसीलिए उन्होंने बड़ा सोच समझ के मेरा नाम रखा है वेदश्री। हाँ, तो उन्हीं का थॉट है ये, उसी के कारण शायद मैं भी संस्कृत में आ गई। बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल के बच्चे जो हैं, उनको वेद पढ़ना चाहिए, ऐसा कहेंगी आप, या ये अपनी रुचि पर है? रुचि पर है। देखिए, सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हर लोग अगर साइंस के पीछे दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको रुचि है। बिल्कुल। और जो हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत, इसमें उतना लोग रुचि नहीं दिखाते, जबकि संस्कृत से ही सब कुछ निकला हुआ है, लेकिन फिर भी रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसमें उतना जो लोग ढूंढते हैं मनोरंजन, जी जी जी, वो चीज़ शायद उनको उसमें नहीं दिखता है। लेकिन मेरा था रुचि, तो मैं इसमें आ गई। और सच बताऊं तो संस्कृत बहुत बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट। जी जी जी। अच्छा वेदश्री, आपका पीसीएम रहा पहले, मतलब आईएससी आपने किया, और फिर उसके बाद बीए आ गई, तो लोगों ने कहा नहीं आपको कि ये क्या कर रही हो? क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को माना जाता है कि उनका भविष्य अच्छा होने वाला है, या वो मेरिटोरियस हैं। आर्ट्स वालों को माना जाता है कि इनका जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो ये आर्ट्स में आ गए, और पर्टिकुलरली संस्कृत जब आपने लिया हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं इसमें तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है, तो उस समय क्या रिएक्शन था रिश्तेदारों का? कुछ वैसे कॉल्स आए डराने वाले? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ, बहुत सारे जो फ्रेंड थे मेरे, जो जानते थे मुझे, तो वो कह रहे थे कि ये क्या वेदश्री, ये कैसा नया चेंज हो गया, तुम सीधा साइंस के स्टूडेंट से आर्ट्स में आ गई। जी जी जी। तो बहुत ज़्यादा बोलते थे जो बच्चे थे हमारे साथ जो पढ़ते थे वो। जी जी। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स थे और जो परिवार वाले थे, वो कभी, मतलब उनका सपोर्ट रहा? हाँ, उनका सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट था, सबसे ज़्यादा मेरे पापा का, सबसे ज़्यादा। ओके। अच्छा, कितने घंटों की पढ़ाई आपने की है इस पूरे दरमियान पीजी के? या क्योंकि आप टॉप कर रही हैं, तो टॉप करने का होता है कि 2 सालों का मेहनत नहीं होता है, उसके पीछे की लंबी चौड़ी पढ़ाई होती है, तो उस दौरान भी आपका रूटीन आमतौर पर पढ़ाई को लेकर कैसा रहा? देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा जो था पढ़ाई बहुत स्ट्रगलिंग था, यानी कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी सब्जेक्ट से। लेकिन मैं जब हरिद्वार गई तो वहाँ का इतना प्योर इन्वायरमेंट है कि मेरे को वहाँ से मैं ग्रो होने लगी। यानी कि वो चीज़ मैं पर्सनली मानती हूँ कि ये मेरा गुरुदेव जी का आशीर्वाद है कि जो मैं वहाँ पहुँची, उसके बाद से मुझ में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। और जो भी फ्रेंड्स थे वो सब कह रहे थे कि बड़ा चेंज हो गई हो तुम, क्योंकि पहले मैं ढंग से बोलती भी नहीं थी किसी से। मैं किसी से मतलब कोई क्वेश्चन करता था तो मैं चुप रहती थी, ऐसे खड़ी रहती थी, जबकि आता था फिर भी नहीं बोल पाती थी। तो वो चीज़ वहाँ से मेरे अंदर झिझक जो था वो निकला, और बहुत मतलब बड़ा चेंज करके मैं वहाँ से आई। जी।
तो मतलब वो जो रहा आपके लिए टर्निंग पॉइंट जो हरिद्वार जी, का जी। रहा, तो वहाँ से मतलब आपका पढ़ने का रूटीन कैसे चेंज हुआ? वहाँ पे जो मैं गई, पहले मैं पढ़ती थी लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं होता था। लेकिन जब वहाँ पे मैं जो गई, वहाँ पे मैं अगर जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं भी पढ़ती थी, फिर भी मेरा रिजल्ट अच्छा होता था। ओके। तो ये मेरे लिए थोड़ा चमत्कार जैसा है कि क्योंकि जब मैं पढ़ती थी, जब मैं ज़्यादा मेहनत करती थी तब होता नहीं था, जब मैं नहीं करती थी तो हो जाता। तो मैं पढ़ती थी, मैं डेली सुबह में मेरा रूटीन था कि मैं सुबह सुबह ही पढ़ती थी। जी जी जी। अच्छा, लगभग मॉर्निंग? हाँ, मॉर्निंग में कितने लगभग बजे? 3 बजे से मैं उठ के 3 बजे 3 सुबह बजे से उठ के मैं पढ़ती थी हरिद्वार में भी। ओके। और मेरा यहाँ भी रूटीन रहा बहुत दिन तक, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहा। जी। लेकिन मैं 3 बजे से सुबह तो उठ के 3 बजे पढ़ती थी। आप उठ जाती हैं, तो सोती कितने बजे थी? सो जाती थी मैं 9-10 बजे, 9-10 बजे सो क्योंकि जाती? हमारा हरिद्वार का रूटीन ऐसा था कि 7 बजे हमें डिनर मिल जाता था। ओके, ओके। उसके बाद आप पढ़ो सो। जो करना है। हाँ, क्योंकि ओके, हमारा ओके। हॉस्टल था तो वहाँ पे इसलिए। ओके। तो इसलिए सुबह मैं 3 बजे सुबह उठ जाती थी। उस टाइम बच्चे शांत रहते थे। हाँ, 3 उस टाइम बजे। हल्ला नहीं होता था, उस टाइम ज़्यादा पढ़ाई होता था। तो वो मेरा रूटीन यहाँ तक रहा, मेरा साथ रहा। तो मतलब कितने घंटे लगभग दिन में आप कवर कर लेती थी पढ़ाई? मैं दिन में नहीं पढ़ पाती थी, सच बता रही हूँ। मैं ओके, दिन में नहीं पढ़ पाती क्योंकि कॉलेज और ये सब चीज़ होते होते पढ़ाई नहीं होता। मैं जो भी पढ़ती थी सुबह पढ़ती थी, मॉर्निंग आवर्स? मॉर्निंग। और मॉर्निंग का जो पढ़ाई होता है वो बहुत अच्छा होता है कि जो माइंड में घुस गया। जी जी जी। तो कितने घंटे मॉर्निंग में पढ़ा करती थी आप? सुबह 3 बजे से लगभग 7 बजे तक। 7 बजे तक, मतलब बाकी 4-5 घंटे हाँ। फिक्स रहता था, बाकी फिर जब टाइम मिल जाए उस जी। समय पढ़ा और मैं करती? लाइब्रेरी भी वहाँ जाती थी तो वहाँ पढ़ती थी। अच्छा, क्योंकि मतलब जहाँ शांत रहेगा माहौल वहीं तो पढ़ाई वहीं होगा। पढ़ाई होगी, बिल्कुल। और घर पे बिल्कुल भी शांत माहौल नहीं रहता, इसलिए सुबह पढ़ती थी। तो हरिद्वार में जो आपका ये आस्था एक वजह जो रही, आपकी गुरुदेव देव के प्रति आस्था रही, जी। और साथ ही साथ जो वहाँ का इन्वायरमेंट रहा, क्लीन इन्वायरमेंट आप जो बोल रही हैं कि बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, उसने मतलब आपकी लाइफ में वहाँ से टर्निंग फेज आया। जी बिल्कुल, यही कह सकते हैं। यही कह सकते हैं। अच्छा, मतलब संस्कृत के अलावा और क्या हॉबीज हैं, कुछ और जो करना पसंद हो? हाँ, मुझे खाना बनाना पसंद है। पसंद है। ओके। मैंने बीच में यूट्यूब चैनल भी खोला था कि मैं खाना बनाऊंगी, सिखाऊंगी सबको। फिर टाइम नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया है। तो खाना बनाना आगे मुझे क्या पसंद है। यूट्यूब कंटिन्यू करेंगी? नहीं नहीं करने का प्लान नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत समय जाता है। जी, जी, तो जी, बाकी काम नहीं हो पाते हैं। ओके। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करना है? अब मैं जब इस लाइन में आ चुकी हूँ तो पीएचडी करके बिल्कुल प्रोफेसर बनना जी है? बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक बात और बताइएगा, संस्कृत जो है उसके सोर्सेज क्या रहे पूरी पढ़ाई के दौरान, मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन सोर्सेज? देखिए, ऑनलाइन संस्कृत में उतना आपको मैटर मिलता नहीं है। जो भी है आपके बुक्स ही है। ओके। तो बुक्स को जैसे आप फ्रेंड बना लीजिए, ऐसा होता है। ओके। तो जब मैं हरिद्वार में थी वहाँ मुझे बुक का कोई भी दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी थी और हर तरह की बुक वहाँ पे मुझे अवेलेबल थे। लेकिन जब मैं धनबाद आई तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ बुक्स को लेकर के। तो मुझे परचेज करने में दिक्कत हुआ, क्योंकि धनबाद में कहीं भी संस्कृत का बुक नहीं मिलता है। मुझे हमेशा ऑनलाइन मंगवाना पड़ता था बनारस से। तो वहीं से मैं बुक मंगवाती थी और पढ़ती थी। अच्छा वेश्री, संस्कृत में क्योंकि आपने पीजी किया, जब बच्चे संस्कृत को चुनने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि भविष्य में क्या करूँगा मैं। जैसे कोई भी प्रोफेशन चुनना हो जब, तो कोई भी बच्चा सब्जेक्ट जो चुनता है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए ही, तो संस्कृत को लेकर आखिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अगर कोई बच्चा आता है तो उसे मिलेंगी? देखिए, मैं तो कहूँगी कि देखिए संस्कृत जो है बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक ना। और संस्कृत को लेकर के आप, मैं तो बोलूँगी कि आप टीचर्स लाइन में ही जाइए, टीचर्स या प्रोफेसर लाइन में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही सिकुड़ गया है सब्जेक्ट। इसको फैलाने का ज़रूरत है अभी। और हमारे समाज में बस संस्कृत को लेकर ये समझते हैं कि ये तो पुजारी बनेगा, ये तो पूजा पाठ ही करवाएगी और कुछ नहीं होगा ये संस्कृत को लेकर के। तो मेरा मानना है कि नहीं, इसको और थोड़ा प्रचार करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा और फैलाने का ज़रूरत है कि लोग समझे कि नहीं, संस्कृत केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, देख लीजिए आप, जो नासा जो है जहाँ पर वैज्ञानिक चीज़ होता है वहाँ पर संस्कृत से ही मतलब सब कुछ, सबको नॉलेज मिला हुआ है, सब कुछ संस्कृत से ही आया हुआ है। तो उस चीज़ को समझने का और समझाने का ज़रूरत है। इसलिए मैं तो बोलूँगी कि आप टीचिंग लाइन में ही जाइए, क्योंकि स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे वैकेंसी खाली जाती है। तो
और पर्टिकुलरली टीचिंग लाइन में। संस्कृत की वैकेंसीज वाकई बहुत खाली जा रही जी, हैं जी, क्योंकि आजकल क्योंकि कैंडिडेट्स कम हो गए। कम हो गए हैं बहुत, तो इसके लिए ज़रूरत है कि नहीं आप टीचिंग लाइन में जाइए और सबको बताइए स्टूडेंट्स को कि नहीं, कि आप संस्कृत पढ़ें और पढ़ाएं भी। ओके, अच्छा एक सवाल और है, सोशल मीडिया जो है एक तरीके से आप कहें तो वरदान भी है, तो सबसे बड़ा श्राप भी यही साबित हो रहा है। ऐसे में आप जब पढ़ रही थी उस समय सोशल मीडिया पर थी या दूरी बनाई थी, और आज के बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे फ़ोन मिला है वो मुझे पीजी में आके मिला है। पीजी में उसके पहले मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, डब्बा मोबाइल था, बट एंड्रॉयड नहीं मिला था, मुझे पेरेंट्स नहीं दिए थे क्योंकि हरिद्वार में एक ऐसा रूल था कि वहाँ आपको एंड्रॉयड रखना ही नहीं है। ओके, मतलब काफी डिसिप्लिन वाला। हाँ, तो वो मेरे एक तरह से मेरे को वरदान साबित हुआ कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं हुआ। ओके, और पीजी में आया तो मैं इस चीज़ का यूज़ की, मैं बहुत सारा वेबसाइट पे जा कर के अपना जो भी था मैटर वो मैं निकाल रही थी। ओके, आज बच्चों को क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सोशल मीडिया जो है, आप सही बोल रहे हैं कि एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बहुत ख़राब भी है, तो उस चीज़ को, इसके लिए तो मैं गार्जियन को बोलूँगी, गार्जियन छोटे जब होते हैं बच्चे तब से मोबाइल ना दें, क्योंकि बच्चों को तब मोबाइल का ज़रूरत नहीं है। जब एक उम्र आ जाता है, जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तभी देना चाहिए। तो इसमें पेरेंट्स ही जो कर सकते हैं कर सकते हैं। ओके, मतलब टाइम पर देना चाहिए और संभाल कर देना चाहिए। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, आमतौर पर लोग सोचते हैं ऐसा कि टॉपर्स अगर हैं तो वो पढ़ने वाले होंगे, उनके बालों में तेल लगा हुआ होगा, वो अच्छे मतलब ज़्यादा स्टाइलिश नहीं दिखते होंगे। आपकी क्या सोच है इस मामले में? या टॉपर्स स्टाइलिश भी होते हैं या हो सकते हैं? क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी एक अलग छवि समाज ने बना दी है, तो क्या वही छवि आज भी बरकरार है या भ्रम टूटा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग स्टाइल नहीं कर सकते हैं या फिर लोग अब देखिए, सबकी अलग अलग रुचि होती है। कोई समय निकाल कर सकते हैं तो क्यों नहीं। जी जी जी, तो आप मेकअप किया करती थी? मैं तो नहीं करती थी लेकिन करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की है तो उसके लिए उसकी सुंदरता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब कर सकते हैं, इससे पढ़ाई पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अगर आप उस चीज़ को एक लिमिट में लेके चले तो कर सकते हैं। सब कुछ लिमिट में ही अच्छा लगता है बिल्कुल। लेकिन आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। ओके, अच्छा आजकल की जो यूथ है उसे डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि रूल ब्रेक करने को एक रूल मानता है। तो ऐसे में, और एक तरफ संस्कृत है, पूरी डिसिप्लिन वाली लैंग्वेज है, तो क्या कहना चाहेंगी समाज में पर्टिकुलरली जो युवा हैं कैसे अपने जीवन में डिसिप्लिन को लाएं, और क्या सक्सेस का रास्ता डिसिप्लिन से होकर गुजरता है? जी बिल्कुल, एक मतलब हर किसी के जीवन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए जी, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि बिना डिसिप्लिन का आप कोई भी सक्सेस नहीं पा सकते हो। भले आप एक शॉर्टकट रास्ते तक जा सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वो टिकता नहीं है। मतलब डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लाइफ में, बिना डिसिप्लिन का आदमी नहीं चल सकता है। ओके, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? मतलब छोटी बहन भाई भी हैं क्या? हाँ, मेरे दो, एक छोटा भाई एक छोटी बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ। आप सबसे बड़ी हैं, तो आपके टॉप करने के बाद तो उन पर भी प्रेशर बढ़ गया होगा? हाँ, मेरे दोनों भाई बहन पर पड़ा है। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि जो मैं नहीं कर सका वो ये लड़की करके दिखा दी है तो उन लोग को भी करना है। तो वो आपको नहीं बोलते हैं दीदी टॉप करने की क्या ज़रूरत थी, तो हम लोगों पे प्रेशर बढ़ गया? नहीं, मेरी बहन बहुत सपोर्टिव है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती, हर चीज़ में सपोर्ट करती है। बोलती नहीं दीदी तुम की हो, उसमें बहुत हम लोग को बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, हम लोग को बहुत खुशी होता है। मतलब मोटिवेट हो रहे हैं भाई बहन। जी बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जो दर्शक विश्व के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है सबसे पहला कि सफलता क्या है? पैसे कमाना सफलता है, या नौकरी अच्छी ले लेना सफलता है, परिवार समेट लेना सफलता है? जो आप समझे। और दूसरा कि सफलता कैसे पा सकते हैं?
सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो डिसिप्लिन है, जी, जो आप बता रहे जी, थे। जी। डिसिप्लिन है, अगर डिसिप्लिन रहेगा तो आप सही रास्ते पे चलोगे, सही रास्ते पे चलोगे तो पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगा, सम्मान भी आएगा, सब कुछ आएगा। सब कुछ आएगा। सब तो सबके पीछे डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है। जी। मतलब अगर आपने डिसिप्लिन को चुन लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जी बिल्कुल। ओके, धन्यवाद वेश्री। तो दर्शकों, वेश्री की कहानी आपने सुनी। टॉपर्स टॉक में हर बार यही कोशिश रहती है कि एक नए झरोखे से झांका जाए एक टॉपर की ज़िंदगी में। हमारी आज की टॉपर बेहद सिंपल, लेकिन हाँ, सितारा कितना ही सिंपल हो, चमक तो उसकी भी कम नहीं होती है। संस्कृत की टॉपर हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आम नहीं होता, जिसकी शौक रखने वाले बेहद कम लोग होते हैं। ऐसे में करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर भी बात हुई और संस्कृत को कैसे बचाया जा सकता है ये भी वेश्री ने बताया। पहले साइंस और उसके बाद मन के जिद पर और पिता के सपोर्ट के बाद उन्होंने संस्कृत का चुनाव किया और आज संस्कृत ने उन्हें एक नई पहचान दी, टॉपर की पहचान दी। ऐसे में हमारे जो भी दर्शक हैं, चाहे वो युवा हों या उनके माता पिता हों, दिल की सुने, हाँ दिमाग जरूर लगाएं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, लेकिन साइंस की पढ़ाई या एक पर्टिकुलर फील्ड की पढ़ाई आपको सक्सेसफुल बनाएगी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सक्सेस का रास्ता साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी से होकर गुजर सकता है।